मैं झारखंड के एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। मैंने 18वां साल पार किया ही था कि मेरी शादी मुकेश शर्मा से हो गई। मुकेश शर्मा भी गांव का रहने वाला था। मेरे गांव से 10 किलोमीटर दूर उसका गांव था। उसके पिता गांव में मेहनत मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करते थे। वह शादी के 2 साल पहले से बनारस में एक प्राइवेट कंपनी में चपरासी था। शादी के लिए मुकेश शर्मा ने 10 दिनों की छुट्टी ली थी, लेकिन मेरे हुस्नो सवाब के मुंह पोस में ऐसा बंधा कि 30 दिन तक बनारस नहीं गया। जब घर से मुकेश शर्मा विदा हुआ तो मुझको भरोसा दिलाया था, जल्दी आऊंगा, अब तुम्हारे बिना काम में मेरा मन नहीं लगेगा। मैंने मुकेश शर्मा के साथ जाने को कहा था, लेकिन उसकी मजबूरी ये थी कि 4 दोस्तों के साथ वह मुझको रख नहीं सकता था। मुकेश शर्मा ने मुझसे कहा, तुम 4-5 महीने रुक जाओ, कोई अच्छा सा कमरा ले लूंगा तो आकर तुम्हें ले चलूंगा। फिर वह मुझको घर पर छोड़कर बनारस चला गया। फिर शुरू हो गई मेरी परेशानियां। पति का बिछड़ना मेरे लिए बड़ा दुखदायी था। दिन काटे नहीं कटता था, रात बिताए नहीं बीतती थी। तिल तिल कर सुलगती जवानी से मुझ पर उदासीनता छा गई थी। मैं चंद दिन ससुराल में तो चंद दिन मायके में गुजारती। साजन बिन सुहागन मेरा मन ना ससुराल में लगता ना मायके में। मगर ऐसी हालत में भी मैंने अपने कदमों को कभी बहकने नहीं दिया था। पति की अमानत को हर हालत में संभालना मैं बखूबी जानती थी, इसलिए ससुराल और मायके के मंचलों की बुरी कोशिशों को मैं कभी कामयाब नहीं होने देती थी। ससुराल में सास ससुर के अलावा 2 छोटी ननंदें थी। मायके में माता पिता के अलावा छोटा भाई अमन था। मैंने जैसे तैसे 1 साल काट दिया, मगर उसके बाद में पति से मिलने के लिए उतावली हो गई। हुआ ये कि बनारस जाने के 6 महीने तक मुकेश शर्मा ने मुझे बराबर फ़ोन किया, मगर उसके बाद उसने फ़ोन करना बंद कर दिया। उसने रुपए भेजना भी बंद कर दिया। मुकेश शर्मा को फ़ोन करने पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता था। शायद उसने फ़ोन नंबर बदल दिया था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुकेश शर्मा ने एकदम से परिवार से संबंध क्यों तोड़ दिया। गांव के लोगों को ये शक था कि मुकेश शर्मा को शायद मनपसंद बीवी नहीं मिली, इसलिए उसने घर वालों व बीवी से संबंध तोड़ लिया है। लेकिन मैं ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। मैं तो अपने साजन की नज़रों में चौधरी का चांद थी। मुकेश शर्मा जिस कंपनी में नौकरी करता था उसका पता मेरे पास था। मुकेश शर्मा के बताए हुए कंपनी वालों को रजिस्टर्ड चिट्ठी भेजी गई। 15 दिन बाद कंपनी का जवाब आ गया। चिट्ठी में लिखा था कि मुकेश शर्मा 6 महीने पहले नौकरी छोड़ चुका था। सभी परेशान हो गए। बनारस जाकर मुकेश शर्मा का पता लगाने के सिवा अब और कोई रास्ता नहीं था। मेरे पिता अपंग थे, कहीं आने जाने में उन्हें काफ़ी परेशानी होती थी। वह बनारस नहीं जा सकते थे। मेरे ससुर हमेशा बीमार रहते थे, उन्हें कभी भी खांसी का दौरा आ जाता था, इसलिए वह भी बनारस नहीं जा सकते थे। हिम्मत करके एक दिन मैंने सास के सामने प्रस्ताव रखा, अगर आप कहे तो मैं अपने भाई अमन के साथ बनारस जाकर उनका पता लगाऊं। परिवार के लोगों ने टिकट खरीदकर रोशन के साथ मुझको बनारस जाने वाली ट्रेन में बिठा दिया। मुकेश शर्मा जिस कंपनी में काम करता था, सबसे पहले मैं वहां गई। वहां के स्टाफ व कंपनी के मैनेजर ने मुझे साफ कह दिया कि 6 महीने से मुकेश शर्मा का कोई अता पता नहीं है। उसके बाद मैं वहां गई जहां मुकेश शर्मा अपने 4 दोस्तों के साथ एक ही कमरे में रहता था। उस समय 3 ही दोस्त थे, एक गांव गया हुआ था। तीनों दोस्तों ने मेरा भरपूर स्वागत किया। उन्होंने मुझे बताया कि 6 महीने पहले मुकेश शर्मा यहाँ ये कहकर चला गया था कि उसे एक अच्छी नौकरी और रहने की जगह मिल गई है, मगर सच्चाई कुछ और थी। कैसी सच्चाई, ये पूछते हुए मेरा दिल धड़कने लगा। दरअसल उसे किसी अमीर औरत से प्यार हो गया था, वह उसी के साथ रहने चला गया था। 3 दोस्तों में से एक दोस्त ने बताया, मुझको लगा जैसे मेरे दिल की धड़कन बंद हो जाएगी और मैं मर जाऊंगी। मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए थे, मगर जल्द ही मैंने अपने आप को काबू में कर लिया। मैंने पूछा, वो औरत कहाँ रहती है? तीनों में से एक ने कहा, ये हम तीनों में से किसी को पता नहीं है, सिर्फ सोहन को पता है उस औरत के बारे में। हम लोगों ने उससे बहुत पूछा था, मगर उसने बताया नहीं था। उसका कहना था कि उसने मुकेश शर्मा से वादा किया है कि उसकी प्रेमिका के बारे में वह किसी को कुछ
नहीं बताएगा। सोहन कौन, मैंने पूछा। वो हम लोगों के साथ ही रहता है, अभी वह गांव गया हुआ है। वो 1 महीने बाद आएगा। आप पूछकर देखिएगा, शायद वो आपको बता दे। मगर तब तक मैं कहाँ रहूं? चाहे तो आप इसी कमरे में रह सकती हैं। रात में हम लोग इधर उधर सो लेंगे। मगर मैं उन लोगों के साथ रहने को तैयार नहीं हुई। मुझे मेरे पति की बात याद आ गई थी। गांव से विदा लेते समय राजेश ने उससे कहा था, मैं तुम्हें ले जाकर अपने साथ रख सकता था, मगर दोस्तों पर भरोसा करना ठीक नहीं है। वैसे तो वे बहुत अच्छे हैं, मगर कब उनकी नीयत बदल जाए और तुम्हारी इज्जत पर दाग लगा दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं अपने भाई रोशन के साथ एक धर्मशाला में चली गई। धर्मशाला में मुझे सिर्फ 3 दिन रहने दिया गया। चौथे दिन वहां से मुझे जाने के लिए कह दिया गया, तो मजबूर होकर मुझे धर्मशाला छोड़नी पड़ी। गांव से चलते समय मुझको पूरा यकीन था कि बनारस जाकर मैं अपने पति को ढूंढ लूंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर मायूस होकर गंगा के किनारे बैठकर मैं ये सोच रही थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। पास ही मेरा 10 साल का भाई रोशन बैठा हुआ था। अचानक मेरे पास एक 40 साल का शख्स आया। पहले उसने मुझको ध्यान से देखा, उसके बाद कहा, लगता है कि तुम यहाँ की नहीं हो, कहीं और से आई हो। काफी चिंता में भी हो, कोई परेशानी हो तो बताओ, मैं मदद करूँगा। वो शख्स मुझको हमदर्द लगा। मैंने बता दिया कि मैं कहाँ से और क्यों आई हूँ। वो शख्स मेरे पास बैठ गया। अपनापन जताते हुए उसने कहा, मेरा नाम दीनानाथ सिंह है। मेरा घर पास ही में है। जब तक तुम्हारा पति मिल नहीं जाता तब तक तुम मेरे घर में रह सकती हो। तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मेरी जान पहचान बहुतों से है। तुम्हारे पति को मैं बहुत जल्दी ढूंढ निकाल लूंगा। जरूरत पड़ने पर पुलिस की मदद भी लूंगा। कुछ सोचते हुए मैंने कहा, अपने घर ले जाकर मेरे साथ कुछ गलत हरकत तो नहीं करेंगे। तुम पति की तलाश करना चाहती हो तो तुम्हें मुझ पर यकीन करना ही होगा। आपके घर में कौन कौन है? यहाँ मैं अकेला रहता हूँ। मेरा बेटा और परिवार गांव में रहता है। मेरी पत्नी नहीं है, उसकी मौत हो चुकी है। तब तो मैं हरगिज आपके घर नहीं रह सकती। अकेले में आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। राम सिंह ने मुझको हर तरह से समझाया, मुझे अपनी शराफ्त का यकीन दिलाया। आखिरकार मैं अपने भाई रोशन के साथ दीनानाथ सिंह के घर पर इस शर्त पर आ गई कि मैं उसके घर का सारा काम कर दिया करूंगी। उसका खाना भी बना दिया करूंगी। शुरू में मैं दीनानाथ सिंह को निहायत ही शरीफ समझती थी, मगर 10 दिन होते होते उसका असली रंग सामने आ गया। दीनानाथ सिंह अक्सर किसी ना किसी बहाने से उसके पास आ जाता था। यहाँ तक कि जब वह रसोई घर में खाना बना रही होती तो वह मेरे करीब आकर चुपके से मेरा अंग छू देता था। कभी कभार तो मेरी कमर को भी छू लेता था। मुझको ये समझते देर नहीं लगी कि उसका मन बेईमान है। वह मेरा जिस्म पाना चाहता है। एक बार मेरा मन हुआ कि मैं उसका घर छोड़कर कहीं और चली जाऊं, मगर इस विचार को मैंने ये सोचकर तुरंत दिमाग से हटा दिया कि मैं जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी। सोहन के गांव से लौट आने तक मुझको बनारस में ही रहना था। मैंने मीठी मीठी रोमांटिक बातों से दीनानाथ सिंह को उलझा कर रखने का फैसला किया। एक दिन दीनानाथ सिंह ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूँ, तुम मेरी बन जाओ। सही मौका देखकर मैंने दीनानाथ सिंह पर अपनी बातों का जादू चलाने का निश्चय कर लिया। मैंने भी झट से कहा, मैं भी अपना दिल आपको दे चुकी हूँ। आप तो अच्छे आदमी नहीं है, मैं तो आपको शरीफ समझकर अपना दिल दे बैठी थी, मगर मेरी एक मुंह भोली भाभी कहती है कि किसी का प्यार कबूल करने से पहले कुछ समय तक उसका इम्तिहान लेना चाहिए। वह कहती हैं कि जो आदमी झट से हाथ लगा दे वह मतलबी होता है। प्यार का वास्ता देखकर जिस्म हासिल कर लेता है, उसके बाद छोड़ देता है। इसलिए ऐसे आदमियों के जाल में नहीं फंसना चाहिए। तुम मुझे गलत मत समझो, मैं मतलबी नहीं हूँ, ना ही मेरी नीयत खराब है। तुम जितना चाहो इम्तिहान ले लो, मुझे हमेशा खरा प्रेमी पाओगी। तो फिर हाथ क्यों पकड़ लिया? बस यूं ही दिल मचल गया था। दिल पर काबू रखिए, जब तब मचलने मत दीजिए। एक बात साफ बता देती हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप मेरा प्यार पाना चाहते हैं तो सब्र से काम लेना होगा। जिस दिन यकीन हो जाएगा कि आप मेरे प्यार के काबिल हैं, उस दिन हाथ ही नहीं पैर भी पकड़ने की छूट दे दूंगी।
तब तक आप सिर्फ बातों से प्यार कीजिए, हाथ ना लगाइए। वो दिन कब आएगा? दीनानाथ सिंह ने पूछा। कम से कम 1 महीना तो लगेगा। मेरी चालाकी दीनानाथ सिंह समझ नहीं पाया और मेरी शर्त को मान लिया। दीनानाथ सिंह सरकारी अफसर था, बनारस में वह अकेला ही रहता था। जब तक उसकी पत्नी जिंदा थी वह साल में 4-5 बार गांव जाता था। पत्नी की मौत के बाद उसने गांव जाना ही छोड़ दिया था। दरअसल दीनानाथ सिंह औरत के बिना नहीं रह सकता था, वह वासना का भेड़िया था। भोली भाली और गरीब लड़कियों को बहला फुसलाकर वह अपने घर लाता था, फिर तरह तरह के लोभ दिखाकर उनके साथ मनमानी करता था। दीनानाथ सिंह मुझको निहायत ही भोली भाली समझता था, पर वह मेरी चालाकी समझ नहीं पाया। उसे लगा कि वह मेरी बात मान लेगा तो मैं राजी खुशी उसका बिस्तर गर्म कर दूंगी। फिर तो वह मेरा दिल जीतने के लिए जी तोड़ कोशिश करने लगा। मेरी हर ज़रूरत पर ध्यान देने लगा, महंगे से महंगा गिफ्ट भी वह मुझे देने लगा। इस तरह 10 दिन और बीत गए। इस बीच मुझको मुकेश शर्मा की कोई खबर नहीं मिली। उसके बाद एक दिन अचानक मैंने पति मुकेश शर्मा को छोड़कर दीनानाथ सिंह के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का फैसला किया। हुआ ये कि एक दिन दीनानाथ सिंह दफ्तर से लौटकर रात में घर आया। उस समय रोशन सो चुका था। आते ही उसने मुझको अपने कमरे में बुलाया। मैं कमरे में आई तो दीनानाथ सिंह ने झट से दरवाज़ा बंद कर दिया। वो मुझसे बोला, तुम मान जाओगी तो जो तुम कहोगी वह सब कुछ करूँगा। तुम चाहोगी तो तुमसे शादी भी कर सकता हूँ। मैं उलझन में पड़ गई। बेशक मैं गांव से पति के तलाश में निकली थी, मगर शहरी चकाचौंध ने पति से मेरा मोह भंग कर दिया था। और भांग भी क्यों ना हो, उन्हें कभी मेरी याद ही नहीं आई। अब मैं गांव की नहीं शहरी जिंदगी जीना चाहती थी। दीनानाथ सिंह के प्रस्ताव पर मैं ये सोचने लगी कि उसका पति मिल भी गया तो क्या वह दीनानाथ सिंह की तरह ऐसो आराम की जिंदगी दे पाएगा। दीनानाथ सिंह की उम्र भले ही मुझसे ज्यादा थी, मगर उसके पास दौलत की कमी नहीं थी। मैंने दीनानाथ सिंह का प्रस्ताव स्वीकार करने का फैसला किया। दीनानाथ सिंह अपनी बात से मुकर ना जाए, इसलिए मैंने लिखवा लिया कि वो मुझसे शादी करेगा। उसके बाद मैंने अपने आप को उसके हवाले कर दिया। मुझको पाकर दीनानाथ सिंह की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने अगले हफ्ते ही मुझसे शादी करने का फैसला किया। मैं भी जल्दी से जल्दी दीनानाथ सिंह से शादी कर लेना चाहती थी। 2 दिन बाद ही मैंने अपने भाई रोशन को गांव जाने वाली ट्रेन में बैठा दिया। उससे कह दिया कि वह लौटकर गांव नहीं जाएगी, दीनानाथ सिंह के साथ शहर में ही रहेगी। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अब आप लोग ही बताइए क्या सही किया इस औरत ने। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमें प्यार और सपोर्ट करते रहे। धन्यवाद और आपका दिन शुभ रहे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।